नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पांडे A to Z नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे 10+2 के अध्याय 1 में आज हम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। विद्युत आवेश। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थैल्स ने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ रगड़न के बाद छोटे छोटे कणों, कागज के टुकड़े इत्यादि को चिपकाना प्रारंभ कर देता है। घर्षण प्रक्रिया के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में कुछ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है और पदार्थ के इस विशेष गुण को विद्युत आवेश नाम दिया गया है। तो पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने के पश्चात पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ के निर्माण के लिए मूल कणों में से आवेश भी एक है। हालांकि आवेश की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है, लेकिन आवेश को इसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों के माध्यम से समझाया जाता है। आवेश एक द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है यह समझने के लिए हम कुछ प्रयोग करके सीखेंगे। जैसे आवेश का प्रायोगिक सत्यापन। सर्वप्रथम हम दो कांच की छड़ लेते हैं। दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े के रगड़कर चित्रानुसार एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब एबोनाइट के दो छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये भी एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिकर्षित करती हैं। लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर तथा अन्य एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती हैं, अर्थात आकर्षित करती हैं। तो निम्न प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रथम दशा में जब कांच की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था तो उन दोनों कणों पर समान प्रकृति का आवेश उपस्थित था। अतः हम कह सकते हैं कि समान प्रकृति की आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार दो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उन दोनों पर भी समान आवेश उपस्थित रहता है, इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा कर तथा एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उन दोनों छड़ों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अतः विपरीत प्रकृति की आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन दोनों आवेशों को धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश नाम दिए। प्रयोगों द्वारा फ्रैंकलिन ने जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, इससे कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे धनात्मक आवेश बताया। इसी प्रकार फ्रैंकलिन ने एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा, जिससे एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणात्मक आवेश कहा।
अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार ऋणात्मक आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का धनावेशित या ऋणावेशित होने का कारण क्या है? जो हमारा पदार्थ है उसके धनावेशित या ऋणावेशित होने के कारण, अतः रीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज थिंग्स। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा परमाणु नाभिक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस तथा न्यूट्रॉन जीरो से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात ऋणावेश तथा धनावेश बराबर मात्रा में होते हैं, जिससे परमाणु या द्रव्य उदासीन अवस्था में होता है। यदि किसी प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे पदार्थ धनावेशित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इस पर ऋणावेश अधिक हो जाता है तथा वस्तु ऋणावेशित होती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ रेशम के कपड़े को इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, अतः धनावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, अतः ऋणावेशित हो जाती है। घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण का तात्पर्य रगड़ना। जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण उन वस्तुओं में विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि यह आवेश घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत तथा इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन को निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित करता है, अर्थात कांच की छड़ द्वारा रेशम के कपड़ों पर इलेक्ट्रॉन त्याग जाते हैं, अतः कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और रेशम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे कांच की छड़ धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। नोट: यदि हम तांबे की छड़ को हाथ से पकड़कर ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाए तो ऊनी कपड़े से तांबे की छड़ पर स्थानांतरित आवेश शरीर से होते हुए धरती में चला जाता है और फलस्वरूप छड़ आवेशित नहीं हो पाती है। इसलिए चालक छड़ को एक कुचालक पदार्थ का हत्था लगाया जाता है या कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, जिससे वह कुचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को धरती में प्रवाहित होने से रोकता है। चालन स्पर्श द्वारा आवेश। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कॉन्डक्ट इन हिंदी। चालन द्वारा आवेश को समझने से पूर्व यह समझ लें कि चालक व कुचालक होते क्या हैं। चालक व कुचालक होते क्या हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश का मुक्त प्रवाह होता है उन पदार्थों को चालक कहते हैं। जैसे तांबा वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, एबोनाइट। आइए अब जानते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन किस तरह होता है
जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, लेकिन कुचालक पदार्थों में वस्तु को जिस जगह पर आवेश दिया जाता है वह वही ठहरा रहता है, अर्थात पृष्ठ पर वितरित नहीं होता है। स्पर्श द्वारा आवेशन। जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्क कराया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण एक चालक से दूसरे चालक में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार आवेश के स्थानांतरण को स्पर्श चालन आवेश कहते हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है। निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। एक अनावेशित गेंद को कुचालक स्टैंड पर सेट करते हैं, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। जब एक ऋणावेशित छड़ को इस धनावेशित गेंद के पास ले जाते हैं तो अनावेशित गेंद में उपस्थित इलेक्ट्रॉन छड़ पर उपस्थित ऋणावेश से प्रतिकर्षित होते हैं और दूसरी तरफ विस्थापित हो जाते हैं। गेंद का जो हिस्सा ऋणावेशित छड़ के पास रहता है वह धनावेश आ जाता है, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण ऋणावेश दूसरी तरफ दाएं तरफ विस्थापित या इकट्ठा हो जाता है। यदि अब चालक तार की सहायता से गेंद के दाएं हिस्से को भूसंकृत कर दे तो दाएं तरफ इकट्ठा आवेश चालक के माध्यम से धरती में चला जाता है तथा गोले पर अब बाएं तरफ वाला धनावेशित शेष रह जाता है। अब अगर ऋणावेशित छड़ को गेंद के पास से हटा भी लिया जाए तो भी गोले पर धनावेशित उपस्थित रहेगा, क्योंकि यह आवेश प्रेरण द्वारा उत्पन्न हुआ है। अतः इस आवेश को प्रेरण आवेश या इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी यंत्र। अब हम बात करेंगे विद्युतदर्शी यंत्र। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे कि उस वस्तु पर कितना अनुमानित आवेश उपस्थित है। यदि दो आवेशित वस्तु दी गई है तो उन दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति समान है या विपरीत, इस प्रकार की जानकारी हमें जिस उपकरण से प्राप्त होता है उसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी उपकरण कहते हैं। विद्युत उपकरण का निर्माण या संरचना। विद्युतदर्शी उपकरण का निर्माण या संरचना, स्ट्रक्चर। यह यंत्र एक कांच की बोतल के समान जार जैसा होता है। इसमें एक धातु की छड़ चित्रानुसार खड़ी सेट रहती है। इस धातु की छड़ का ऊपरी सिरे पर धातु की डिस्क लगी होती है तथा इस छड़ के नीचे वाले सिरे पर अर्थात दूसरे छोर पर सोने की स्वर्ण 2 पत्तियां लगी रहती हैं। कार्यविधि। कार्यविधि। जब किसी आवेशित वस्तु की धातु की डिस्क से संपर्क कराया जाता है तो वस्तु पर उपस्थित कुछ आवेश की मात्रा धातु की छड़ से होती हुई सोने की पत्तियों तक पहुंच जाता है तथा प्रतिकर्षण बल के कारण पत्तियां फैल जाती हैं। स्वर्ण की पत्तियों में फैलाव वस्तु पर आवेश की मात्रा एक अनुमानित मान प्रदान करता है, अर्थात पत्तियों में यदि फैलाव अधिक है तो वस्तु पर उपस्थित आवेश अधिक है तथा फैलाव कम है तो इसका अभिप्राय कि वस्तु उपस्थित आवेश की मात्रा कम है। यदि 2 आवेशित वस्तु दी गई हैं और आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले एक वस्तु को धात्विक छड़ से संपर्क कराया जाता है जिससे स्वर्ण पत्तियों में फैलाव आता है। अब दूसरी वस्तु को स्पर्श कराते हैं। यदि दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश होगा तो पत्तियों में और अधिक फैलाव आएगा। यदि दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश है तो सोने की पत्तियों में फैलाव में कमी आएगी।
इस प्रकार यह पता लगाया जा सकता है कि दो वस्तुओं पर उपस्थित आवेश समान प्रकृति का है या विपरीत प्रकृति का। आवेश की मात्रा क्या है? विद्युत धारा को एसआई सिस्टम यानी कि एसआई पद्धति में मूल राशि के रूप में माना जाता है तथा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलॉम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए से कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। 1C = 1 AS। विद्युत आवेश की बीमा। विद्युत आवेश की बीमा निम्न प्रकार लिखी जाती है। Q = M0 L0 T1 A1। अन्य मात्रक निम्न प्रकार लिखे जाते हैं। 1PC = 10⁻⁻12 C और 1NC = 10⁻⁹ C और 1μC = 10⁻⁻6 C। तो अब आवेश का सीरीज पद्धति में मात्रक क्या होता है? आवेश का सीरीज पद्धति में मात्रक होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में मात्रक फ्रैंकलिन या स्टेट कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है। 1 फैराडे = 96500 C। आवेश की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। इसको निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। किसी तार में एक बिंदु से गुजरने वाले आवेश की प्रति सेकंड की मात्रा जबकि धारा 1 एम्पियर रखी जाए, आवेश की इस मात्रा को 1 कूलॉम आवेश कहते हैं। इसको निम्न सूत्र द्वारा भी समझा जा सकता है। धारा। विद्युत धारा = गुजरने वाला आवेश क्यू कूलॉम में प्रति समय t सेकंड में। अतः आवेश = IT। यदि 1 = 1 एम्पियर रखा जाए तब तथा समय 1 सेकंड रखी जाए तो आवेश क्यू का मान 1 कूलॉम होगा। अर्थात Q = 1 × 1 Q = 1 एम्पियर। विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता। कोई भी आवेश एक अदिश राशि होता है, अर्थात आवेश को लिखने व दर्शाने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। विद्युत आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, अर्थात किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात निकाय पर कुल आवेश का मान निकालने के लिए सभी आवेशों के धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखकर जोड़ा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा धनात्मक आवेश को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है तथा इसी प्रकार लिखकर उनका योग किया जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश संरक्षण के नियम के बारे में। विद्युत आवेश संरक्षण के नियम के बारे में तो अधिक समझने के लिए उदाहरण पर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है घर्षण द्वारा आवेशन प्रक्रिया में हमने देखा था कि जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में घर्षण से पूर्व कोई आवेश उपस्थित नहीं था, अर्थात दोनों वस्तुएं उदासीन थीं, लेकिन घर्षण प्रक्रिया के बाद कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। दोनों वस्तुओं पर आवेश स्वतः उत्पन्न नहीं हुआ या आवेश स्थानांतरण प्रक्रिया से आया है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है।
जितनी मात्रा में रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई उतनी मात्रा में कांच की छड़ पर कमी हुई, जिससे कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है। परंतु अगर पूरे निकाय के कुल आवेश की बात करें तो वह शून्य होगा। अर्थात यदि रेशम के कपड़े पर -Q आवेश उत्पन्न हुआ है तो कांच की छड़ पर +Q आवेश उत्पन्न होगा। कुल आवेश +Q प्लस ब्रैकेट -Q = 0 अर्थात शून्य होगा। अब पॉइंट नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं तो फलस्वरूप चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है। चुंबकीय विकिरण पर आवेश शून्य होता है तथा प्रारंभ में भी इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन दोनों का कुल आवेश शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण गुणधर्म देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन = Y102 MeV। ठीक इसी प्रकार नाभिक अपक्रिय तथा रेडियोधर्मी क्षय में भी आवेश संरक्षण का नियम कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं आवेश के क्वांटीकरण की। आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन के रूप में होता है। अर्थात स्थानांतरित आवेश को इलेक्ट्रॉन को पूर्ण गुणन जैसे E2 E3 इत्यादि लिखा जाता है। आवेश का स्थानांतरण भिन्न के रूप में संभव नहीं है। अर्थात E/2, E/3 इत्यादि संभव नहीं है। आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का स्थानांतरण E के गुणज के रूप में होता है तथा न्यूनतम मान 1E होता है। उदाहरण, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पर हस्तांतरित होता है। यह हस्तांतरित इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या गुणज के रूप में होते हैं तथा न्यूनतम हस्तांतरण 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। इस गुण को ही आवेश का क्वांटीकरण नियम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण। अब हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण। माना दो आवेश Q1 Q2 हैं, R दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। तो लगने वाला बल दोनों आवेशों की परिमाणों की गुणनफल के समानुपाती होगा। कहने का मतलब कूलाम का नियम ये कह रहा है कि यदि दो आवेश Q1 Q2 हैं जो R दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। तो लगने वाला बल दोनों आवेशों की परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात F समानुपाती है Q1 Q2 को तथा कार्यरत बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। तो एक को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरों को समीकरण 2 मान लेते हैं और इनको हम अब जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है F समानुपाती है Q1 × Q2/r² के। और अब हम समानुपाती चिन्ह हटा दें तो ये हमारा कूलाम का नियम F = K1 K2/r² के, जहाँ K समानुपाती नियतांक है। K का मान आवेश के मध्य उपस्थित माध्यम प्रकृति की मात्रा पर निर्भर करता है और इनकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आवेश निर्वात में रखे हैं और बल
न्यूटन मात्रक में तथा दूरी मीटर में है तथा आवेश कूलाम में दिए गए हैं, तो किस समानुपाती का निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया। तो जब तो शर्तें एक पहला है जो शर्त है, अगर उसमें ये कंडीशन होगी तो जो ये कूलॉम का नियम है इस स्थिति में होगा k = 1/4πε0। k के स्थान पे इसको हम लिख सकते हैं। अर्थात k = 9 × 10⁹ यहाँ ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। निर्वात वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F0 है, तो निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार से F0 = k Q1 Q2/r² = Q1 Q2/4πε0 r²k। यदि दो आवेश निर्वात वायु के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में रखे हैं तो k = 1/4πε। यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता कहलाता है। अतः लगने वाला जो हमारा बल है वो हो जाएगा F = k Q1 Q2/r² = Q1 Q2/4πε r²। ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं परावैद्युतांक की। परावैद्युतांक जब दो समान परिमाण वाले आवेशों को एक समान दूरी पर रखकर विभिन्न माध्यमों में कार्यरत विद्युत बल का मान ज्ञात किया, तो कूलाम ने यह पाया कि भिन्न भिन्न माध्यमों में विद्युत बल का मान अलग अलग प्राप्त होता है, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य माध्यम बदलने वाला विद्युत बल का मान भी भिन्न होता है। कूलॉम ने अपने प्रयोगों से यह पाया कि निर्वात में विद्युत बल का मान सबसे अधिक व कुचालक माध्यम में विद्युत बल अपेक्षाकृत कम होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर बल का मान 0 प्राप्त होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेश के मध्य विद्युत बल निर्वात वायु की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा विशिष्ट परावैद्युतांक कहा जाता है। परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा विशिष्ट परावैद्युता। तो εr = निर्वात वायु में दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल F अन्य माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य बल Fm। चूँकि हम जानते हैं कि εr = F/Fm, तो इसलिए F = k Q1 Q2/r² = Q1 Q2/4πε0 r²। ऐसे ये भी हो जाएगा। परावैद्युतांक का एक बीमाहीन राशि होती है, अर्थात इसकी कोई बीमा नहीं होती है। अब हम कुछ ऐसे ही बात कर लेते हैं। अतः हम सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो विद्युत आवेश या आवेश के निकायों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत आवेश या आवेशों की निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब भी हम आवेश या कण किसी भी विद्युत क्षेत्र में तब कहा जाता है जब वह विद्युत बल का अनुभव करता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश या आवेशों के निकाय
द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र है जहाँ तक वह अन्य आवेश पर वैद्युत बल लग सकता है। वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले फैराडे ने दी थी। यह एक सदिश राशि है तथा गणितीय रूप में इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में समझा जाता है। तो हम अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। हमें पढ़ा है कि प्रत्येक आवेश या आवेशों का निकाय एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। परिभाषा: किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अर्थात अगर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर एक इकाई धन परीक्षण आवेश Q0 मानकर उस पर बल ज्ञात किया जाता है और इकाई धन परीक्षण आवेश पर बल को ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की दिशा इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा में ही होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसे कैपिटल ई से दर्शाया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसे कैपिटल ई से दर्शाया जाता है तथा इकाई धन परीक्षण आवेश अत्यंत अल्प धन आवेश होता है जिसका विद्युत क्षेत्र नगण्य या नहीं होता है। अर्थात इसको किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखने पर अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आता है। माना किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश Q0 रखने पर इस पर लगने वाला बल F है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात E = F/Q या E वेक्टर = F/Q। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि धन परीक्षण आवेश Q0 का मान अत्यंत अल्प होना चाहिए जिससे यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित ना करे। विद्युत क्षेत्र की इकाई N/C या B/M होती है। इसका बीमीय सूत्र M1L1 T-3A-1 होता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखे आवेश Q पर बल ज्ञात करना हो तो निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात वेक्टर F = कैपिटल Q वेक्टर E। तो अब हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की दिशा: यदि कण धनावेशित है तो बल दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी तथा यदि कण ऋणात्मक है तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। धनात्मक स्रोत बिंदु से सम आवेशित गोलाकार आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश के बाहर की तरफ तथा ऋणात्मक स्रोत आवेश गोलाकार आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र: माना किसी बिंदु O पर एक +Q आवेश उपस्थित है और 0 बिंदु से O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है स्थित है। P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P बिंदु पर इकाई धन परीक्षण आवेश +Q0 रखते हैं। +Q आवेश के कारण P बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर विद्युत बल कूलॉम के नियम का इस्तेमाल करने से ये फार्मूला में प्राप्त होता है। F = 1 Q Q0 R/4
4πε0 I² के। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से ये भी हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।